हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं हिमानी स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी द स्टडी चैनल में। बच्चों, कल हमने कहाँ तक पढ़ा था? हमने शायद ये कर लिया था ना, एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और वाटर की फॉर्मेशन करते हैं, और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं बच्चों? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन। और मैम ने एक वर्ड और बताया था, एक नाम और बताई थी, हाँ, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्या बताया था मैम ने? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बताया था। और क्या बताया था? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसी रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, अब आगे करते हैं। आगे देखो क्या लिखा हुआ है कि जब मेटेलिक ऑक्साइड की रिएक्शन करते हैं एसिड के साथ, खुद दिमाग से सोचो कि मेटेलिक ऑक्साइड क्या होगा। जब मेटेलिक ऑक्साइड की रिएक्शन करते हैं एसिड के साथ तो होगा क्या? देखो, मेटेलिक ऑक्साइड, अच्छा, मेटेलिक ऑक्साइड करने से पहले ये जान लो कि मेटेलिक ऑक्साइड बनेगा कैसे। आपको याद है जब हमने मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराई थी तब हमारा मेटेलिक ऑक्साइड बनता है। यहाँ पर ये चीज़ नहीं है, यहाँ सीधा दे दिया कि मेटल ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सोल्ट और वाटर बनाएगा। लेकिन ये भी तो पता होना चाहिए ना बच्चों कि मेटल ऑक्साइड कैसे बनता है। तो मेटल ऑक्साइड कैसे बनता है? मेटल ऑक्साइड कैसे बनता है बच्चों? जब मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तब क्या बनता है? मेटेलिक ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? मेटेलिक ऑक्साइड। अब फटाफट से इसका एग्जाम्पल दो मेटेलिक ऑक्साइड का। जैसे मैग्नीशियम ले लो मेटल, ठीक है, और ऑक्सीजन O2 ले लो तो क्या बनाता? MgO। क्या बनाता? MgO। अच्छा, ये 2 कहाँ गया? मैम ने आपको शायद पहले ही बताया था कि मैग्नीशियम इधर, ऑक्सीजन इधर। ठीक है, मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या होगी? 2, ऑक्सीजन की वैलेंसी होगी 2, तो ये सेम सेम है इसलिए कट जाएगा। तो केमिकल फॉर्मूला क्या बना? MgO बना। ठीक है, ये समझ आया होगा ना जिसने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होगी, मैंने वहाँ पर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा था, तो प्लीज़ सारी वीडियोस देखा करो। ठीक है, तो MgO बना। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है? मैग्नीशियम क्या थी? मेटल थी ना, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराई तो क्या बनेगी? मेटेलिक ऑक्साइड। लेकिन इसका केमिकल नेम क्या है? ये तो कॉमन नेम हो गया कि भाई ये मेटल है और ये ऑक्सीजन, तो मेटेलिक ऑक्साइड। केमिकल नेम वो होता है बच्चों कि एलिमेंट को देख के जब हम उसका नाम लिखते हैं, तो इसका केमिकल नेम क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या नाम है बच्चों इसका? केमिकल नेम मैग्नीशियम ऑक्साइड है। और अगर हम जनरल देखें तो मैग्नीशियम क्या होती है? मेटल होती है, तो मेटालिक ऑक्साइड है। ठीक है, अब क्या करना है? हमें इसी को उठाना है, हमें इसी को उठाना है। मेटेलिक ऑक्साइड है ना, हमें इसी को उठाना है और इसकी रिएक्शन किसके साथ करानी है बच्चों? एसिड के साथ करानी है। ठीक है, अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूँ कॉपर का, मान लो यहाँ पे कॉपर था, ठीक है, कॉपर भी मेटल होते हैं प्लस ऑक्सीजन, तो क्या बन गया? कॉपर ऑक्साइड। क्या बन गया बच्चों? कॉपर ऑक्साइड। लेकिन यहाँ पर लगना पड़ेगा कुछ ना कुछ, यहाँ पर 2 हम यहाँ लगा देंगे, क्यों? बैलेंस करने के लिए। अच्छा, कॉपर में, कॉपर का जो एटॉमिक नंबर होता है ना वो 29 होता है और जिंक का 30 होता है। ठीक है, कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 होता है, जिंक का 30 होता है। तो देखो, इसको बैलेंस करने के लिए, क्योंकि इसका तो हमें 2 लगाना पड़ेगा ना, तो यहाँ तो लगाएंगे तो फिर नहीं, तो फिर इसलिए यहाँ लगा देंगे ताकि चीज़ें बैलेंस हो जाए। ठीक है, तो ये क्या बना? कॉपर ऑक्साइड। और क्या है? मेटालिक ऑक्साइड है। तो इसी मेटालिक ऑक्साइड को लेना है, ले लिया, और इसमें क्या ऐड करना है? एसिड। और एसिड में मैं क्या ऐड करूँगी बच्चों? HCl ऐड करूँगी। एसिड में क्या ऐड करूँगी? HCl। तो क्या बनेगा? सोल्ट बनेगा प्लस वाटर बनेगा। ध्यान से सुनो बच्चों, जब हम मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ करते थे, देखो, जब हम मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ करते थे तब हमारा सोल्ट बनता था प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती थी। लेकिन जब मेटेलिक ऑक्साइड की रिएक्शन एसिड के साथ करेंगे ना तब सोल्ट बनेगा प्लस वाटर बनेगा। डिफरेंस समझ आ रहा है ना बच्चों या नहीं आ रहा? देखो, जब मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ करते थे तो सोल्ट बनता था और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती थी। लेकिन जब हम मेटेलिक ऑक्साइड की रिएक्शन एसिड के साथ करेंगे ना तो सोल्ट बनेगा प्लस वाटर बनेगा। समझ आ रहा है? जब हम मेटल ऑक्साइड की, जब मेटेलिक
ऑक्साइड की रिएक्शन किसके साथ करेंगे, एसिड के साथ करेंगे, तब क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा प्लस वाटर बनेगा। अब बनाओ सॉल्ट को, कॉपर और Cl, तो CuCl कॉपर क्लोराइड प्लस वाटर। आपको पता ही है H2O, क्या ये बैलेंस है? नो मैम, बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है, क्योंकि इधर तो हमें हाइड्रोजन 2 दिख रहे, इधर कहाँ हाइड्रोजन 2, इधर तो है ही नहीं ना, तो यहाँ पर कॉमन लगा दो। अब कॉमन तो लगा दिया मैम, लेकिन क्लोरीन भी तो 2 गए, कोई बात नहीं, यहाँ पर नीचे लगा दो CuCl2 कॉपर क्लोराइड प्लस वाटर। और ये क्या है बच्चों, ये हमारा सॉल्ट है। क्या है ये, सॉल्ट। बताओ समझ आया। और दूसरी बात यहाँ पर आप लिखोगे कि जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो उनका नेचर कैसा होता है। क्वेश्चन आता है पेपर में, बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड। बच्चों मेटेलिक ऑक्साइड्स का जो नेचर होता है वो कैसा होता है, एसिडिक नेचर होता है। कैसा नेचर होता है, एसिडिक। एसिडिक या बेसिक, एक मिनट, बेसिक होता है, सॉरी। जो मेटालिक ऑक्साइड होते हैं ना उनका नेचर कैसा होता है, बेसिक। कैसा होता है, मेटालिक ऑक्साइड्स आर सेड टू बी बेसिक ऑक्साइड्स। ठीक है, यहाँ पर कंफ्यूज जैसे मैम हुई है ना कंफ्यूज, आप मत हो जाना। मेटल है, ठीक है, तो जो मेटल होगी, मेटालिक ऑक्साइड होगी, उसका नेचर होगा बेसिक, ठीक है, बेसिक। और जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड होगी ना उसका नेचर होगा एसिडिक। तो मेटालिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। नेचर में कैसे होते हैं मेटेलिक ऑक्साइड, बेसिक होते हैं। ये बात नोट डाल के लिख लो बच्चों, क्या डाल के, नोट, कि जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो नेचर में कैसे होते हैं, बेसिक। अब ध्यान से सुनो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि जो जब क्या होता है, कॉपर ऑक्साइड डिज़ोल्व होता है। कॉपर ऑक्साइड क्या होता है, डिज़ोल्व। ये कॉपर ऑक्साइड ही तो है। कॉपर ऑक्साइड किस में डिज़ोल्व होता है, जब एसिड में डिज़ोल्व होता है ना, तो जो सॉल्यूशन बनता है उसका कलर होता है बच्चों ब्लू ग्रीन। क्या होता है उसका कलर, ब्लू ग्रीन होता है। ठीक है, जो ब्लू ग्रीन कलर का सॉल्यूशन होता है, किसकी वजह से, कॉपर क्लोराइड की फॉर्मेशन हो जाती है। कॉपर क्लोराइड, जब कॉपर ऑक्साइड आपका, कॉपर ऑक्साइड क्या, कॉपर क्या है, मेटल है ना। जब मेटेलिक ऑक्साइड या फिर कॉपर ऑक्साइड, देखो यहाँ पर ना सारी मेटल्स का कलर ब्लू ग्रीन नहीं होगा। जब कॉपर की बात की जाएगी ना, कॉपर ऑक्साइड की, उसी केस में जो वो बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा कॉपर क्लोराइड, उसी का कलर ब्लू ग्रीन होगा। कभी कोई और मेटल दे दी उन्होंने एग्जाम में, मैग्नीशियम दे दी, तो फिर मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा, है ना, मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा प्रोडक्ट। तो कभी आप उसके नीचे लिख के आ जाओ कि ब्लू ग्रीन कलर का होता है ना। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड को जब डिज़ोल्व किया जाएगा एसिड के अंदर, तो किसकी फॉर्मेशन होगी, कॉपर क्लोराइड की फॉर्मेशन होगी। और कॉपर क्लोराइड की फॉर्मेशन की वजह से उसका कलर, कॉपर क्लोराइड का कलर क्या हो जाएगा बच्चों, ब्लू ग्रीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्लू ग्रीन हो जाएगा। ये इसका कलर कैसा होगा, ब्लू ग्रीन होगा। समझ आ रहा है, ठीक है। अच्छा, ये तो हमने मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन कराई एसिड के साथ। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रिएक्शन करानी है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की बेस के साथ। अच्छा ध्यान से सुनो, कुछ उल्टा दिख रहा है तो तुम्हें, कि जब मेटेलिक ऑक्साइड की रिएक्शन कराई एसिड के साथ, तो मेटेलिक ऑक्साइड नेचर में कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। उल्टा दिख रहा है ना। जब मेटेलिक ऑक्साइड की रिएक्शन कराई एसिड के साथ, तो मेटेलिक ऑक्साइड नेचर में होते हैं बेसिक। लेकिन जब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की रिएक्शन कराएंगे बेस के साथ, तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या होंगे नेचर में, एसिडिक होंगे। दिखाई दे रहा है ना फ़र्क आपको, कैसे होंगे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड नेचर में, कैसे होंगे, एसिडिक होंगे। अच्छा, किसकी रिएक्शन करानी है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की रिएक्शन करानी है, रिएक्ट कराना है। किसके साथ रिएक्ट कराना है, विद बेस के साथ रिएक्ट कराना है। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनो। अब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड देखो,
देखो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड भी कैसे बनेगा, जब हम नॉन मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराएंगे। जैसे कार्बन ले लो, कार्बन नॉन मेटल होता है, कार्बन क्या होता है, नॉन मेटल होती है कार्बन। कार्बन की रिएक्शन जब हम ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो CO2 बनता है ना। CO2 क्या है, CO2 है बच्चों नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। क्या है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, जल्दी से बोलो। जो कार्बन है वो नॉन मेटल होता है, प्लस ऑक्सीजन, जब कार्बन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराई तभी क्या बनेगा, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। ऑक्साइड क्यों बोल रही है, ओ दिखाई दे रहा है ना, इस वजह से ऑक्साइड बोल रहे हैं। आइड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखो ये 2 लगा हुआ है यहाँ पर। समझ आ रहा है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। अब इस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की रिएक्शन किसके साथ करानी है, बेस के साथ करानी है। अब फटाफट से बेस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं। बताओ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में हमने आपको पीछे भी पढ़ाया हुआ है, क्या था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जल्दी से बताओ। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, बताओ क्या होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइम वाटर नहीं था, ये लाइम वाटर था ना। इसकी रिएक्शन किसके साथ करानी है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ करानी है, CO2 के साथ। तब भी हमें क्या मिलेगा बच्चों, जब हम नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की रिएक्शन बेस के साथ कराएंगे ना, तब भी हमें सेम प्रोडक्ट मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा और वाटर मिलेगा। मैम ने क्या बोला, जब हम नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की रिएक्शन बेस के साथ कराएंगे तब भी सॉल्ट बनेगा और वाटर, और जब हमने मेटालिक ऑक्साइड की रिएक्शन एसिड के साथ कराई थी तब भी सॉल्ट और वाटर मिल रहा था। फ़र्क इतना था कि मेटालिक ऑक्साइड नेचर में कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं, और जबकि नॉन मेटालिक ऑक्साइड नेचर में कैसे होते हैं बच्चों, एसिडिक होते हैं। समझ आ रहा है। अब देखो अब क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। कितनी बार मैम ने ये रिएक्शन करा दी, CaC2 तो ये और एक ये ले लिया। अब 2 हाइड्रोजन बचे और 1 ऑक्सीजन बचा, और यही हमें चाहिए था। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। फिर लिखो कि जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं, जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं और एसिडिक इन नेचर में कैसे होते हैं, ये एसिडिक होते हैं। कैसे होते हैं, नेचर में एसिडिक होते हैं। बताओ समझ आ रहा है। एक बार स्टार्टिंग से थोड़ा फटाफट करा देती हूँ। देखो जब एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ कराई तो सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है चलो कर लेना ये। और जब आज हमने 2 टॉपिक पढ़ लिए अब तक कि जब मेटेलिक ऑक्साइड की रिएक्शन हमने एसिड के साथ कराई तब सोल्ट बन रहा था और वाटर बन रहा था। और मेटेलिक ऑक्साइड नेचर में कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। जब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की रिएक्शन बेस के साथ कराई तब भी सोल्ट बन रहा था प्लस वाटर निकल रहा था। और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड नेचर में कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं। बताओ कर लोगे ना। अच्छा आगे क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, वाई शुड कर्ड एंड सोर सब्सटेंसेस, वाई शुड कर्ड एंड सोर सब्सटेंसेस नॉट बी कैप्ड इन ब्रास एंड कॉपर वेसल। बताओ इसका मतलब बताओ। इसमें ये पूछ रखा है बच्चों कि कोई भी खट्टी चीज़, कड़ के होते हैं दही या कोई भी खट्टे सब्सटेंस, खट्टे मटेरियल को ब्रास या कॉपर के बर्तन में क्यों नहीं रखना चाहिए। बताओ बच्चों क्यों नहीं रखना चाहिए। क्वेश्चन दोबारा सुनो कि वाई शुड कर्ड एंड सोर सब्सटेंसेस नॉट बी कैप्ड इन ब्रास एंड कॉपर वेसल। बच्चों दही और कोई भी खट्टे पदार्थ को ब्रास और कॉपर के बर्तन में इसलिए नहीं रखना चाहिए क्योंकि कोई भी खट्टी चीज़ कॉपर के बर्तन में अगर रखी जाएगी तो वो कॉपर से क्या कर जाएगी, रिएक्ट कर जाएगी। कॉपर से क्या कर जाएगी, कॉपर क्या होता है, मेटल होता है, ठीक है। कॉपर से रिएक्ट कर जाएगी और जिसकी वजह से क्या होगा बच्चों, वो जो दही है ना वो या कोई भी खट्टा सब्सटेंस है वो पॉइजन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पॉइजन। वो ईजिली कोई भी दही या खट्टे सब्सटेंस को अगर हम कॉपर या ब्रास के बर्तन में रखेंगे तो वो उन बर्तनों के साथ क्या कर जाएगी, चीज़ें रिएक्ट कर जाएगी, जिसकी वजह से इन बर्तनों में रखा हुआ जो भी खट्टा पदार्थ है, चाहे वो दही हो चाहे कुछ भी हो, वो कैसा बन जाएगा, पॉइजन बन जाएगा, जिससे क्या हो जाएगी, किसी भी इंसान की डेथ हो जाएगी। यही रीज़न है कि दही या किसी भी खट्टे पदार्थ को ब्रास या कॉपर के बर्तन में नहीं रखना चाहिए। बताओ समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गैस इज यूजुअली लिबरेटेड, कौन, लिबरेटेड मीन्स बच्चों निकलना, कौन सी गैस निकलती है जब एसिड रिएक्ट करता है मेटल के साथ। अब मैम को फटाफट बताओ कि जब मेटल के साथ एसिड रिएक्ट करता है तब क्या बनता है बच्चों। ये तो आपको याद भी हो गया होगा, सोल्ट बनता है, लेकिन गैस कौन सी निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। लेकिन जो मैम ने अभी पीछे कराया कि जब हम मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन एसिड के साथ, बच्चों डिफरेंस देखो, हर चीज़ में डिफरेंस है। जब मेटेलिक ऑक्साइड की रिएक्शन करते हैं ना एसिड के साथ तब सोल्ट बनता है प्लस वाटर निकलता है, समझ आ रहा है, तब सोल्ट बनता है और वाटर निकलता है। लेकिन जब खाली मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ करते हैं तब सोल्ट बनता है प्लस वाटर। और जब हम मेटल की रिएक्शन बेस के साथ करते हैं ना, बेस के साथ, तब भी सेम प्रोडक्ट सोल्ट बनता है प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है। और जब हम नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की रिएक्शन, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, ये दोनों एक जैसे, ये दोनों एक जैसे, जब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की रिएक्शन बेस के साथ करते हैं तब भी क्या, सोल्ट बनता है और प्लस वाटर बनता है। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है ना बच्चों, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनो, यहाँ पर क्या बोल रखा है कि जब हम एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ करते हैं तो कौन सी गैस निकलती है, कौन सी गैस इलस्ट्रेट होती है, एग्जाम्पल के साथ बताना है, इलस्ट्रेट विद एन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के साथ बताओ। तो एग्जाम्पल लिखो, मेटल ले लो आप, सोडियम ले लो मेटल, प्लस एसिड ले लो HCl ले लो, तो क्या बना, NaCl बना, NaCl बना प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी, आपको पता है निकलेगी। अब यहाँ पर 2 लगा दो, अब इससे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर भी 2 लगा दो, ठीक है, अब यहाँ पर भी 2 लगा दो, समझ आ रहा है, 2 NaCl और H2, ये हमारी, ये तो हो गया एग्जाम्पल, ये क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया। फिर आगे क्या पूछा है कि कौन सा टेस्ट करोगे आप कौन से टेस्ट से पता लगाओगे कि हाइड्रोजन गैस ही प्रेजेंट है, ठीक है। तो कौन सा टेस्ट करोगे बच्चों, कैंडल वाला टेस्ट करना है, उस निकलती हुई उसके साथ, या फिर आप ये वाला एग्जाम्पल मत लिखो जो एक्सपेरिमेंट में एग्जाम्पल था ना कि मेटल तो ले ली जिंक और एसिड ले लिया H2SO4, क्या होता है H2SO4 का नाम क्या है बच्चों, सल्फ्यूरिक एसिड, क्या नाम है, सल्फ्यूरिक एसिड, और Zn क्या होता है, तो जिंक होता है, तो क्या बनेगा, ZnSO4 बनेगा, इसका नाम क्या है, जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट है इसका नाम, प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी, ZnSO4 और H2 है तो H2 गैस, समझ आएगा। अच्छा, अब आपको कैसे पता कि हाइड्रोजन गैस निकलेगी, उसके लिए कौन सा टेस्ट करोगे, आपको ये सारा लिखना है कि आप उस निकलती हुई गैस के पास कैंडल लेके जाओगे, अगर वहाँ पर पॉप साउंड की आवाज़ आती है तो डैट मीन्स कि उस सॉल्यूशन के अंदर कौन सी गैस प्रेजेंट है या फिर कौन सी गैस वहाँ से निकल रही है बच्चों, तो हाइड्रोजन गैस। मैम ने बताया था ना कल वाले लेक्चर में, मैम ने आपको ये अच्छे से एक्सप्लेन की थी ये चीज़ कि जिंक वाली, देखो ये बताया तो था मैम ने कि पॉप साउंड की आवाज़ आएगी अगर आप जलती हुई कैंडल को लेके जाओगे निकलती हुई भाप के पास, गैस के पास, तो अगर पॉप साउंड की आवाज़ आती है तो ये बिल्कुल क्लियर है कि वहाँ पर कौन सी गैस प्रेजेंट है, तो हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है, ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन, मेटल कंपाउंड A क्या लिया है, मतलब नाम नहीं दिया, सिर्फ ये लिखो इन्होंने दिया क्या, इन्होंने दिया कि एक मेटल कंपाउंड है जिसको हमने इंडिकेट करा है ए शब्द से, उसको रिएक्ट कराना है, उसको रिएक्ट कराना है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, यानी कि HCl के साथ, तो क्या प्रोड्यूस करेगा, तो क्या प्रोड्यूस करेगा बच्चों, ये है तो मेटल और ये एसिड, देखो मेटल बोल दिया कि मेटल है ए और ये है एसिड, तो क्या प्रोड्यूस होगा, सोल्ट, ये वही है कि मेटल प्लस एसिड, तो क्या प्रोड्यूस होता है, सोल्ट प्रोड्यूस होता है प्लस हाइड्रोजन गैस निकलते हैं ना, अभी भी यही होगा, मेटल कंपाउंड A प्लस HCl, तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, सॉल्यूशन ऑफ, इस हिसाब से लिखेंगे ना हम, तो सॉल्यूशन ऑफ मेटल क्लोराइड, मेटल
क्लोराइड का सॉल्यूशन, ये जो मेटल होगी वो Cl के साथ रिएक्ट कर जाएगी प्लस हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। ठीक है। अच्छा, द गैस इवोल्व, कौन सी गैस इवोल्व होगी? इवोल्व्ड मतलब निकलना, कौन सी गैस निकलेगी? और बर्निंग कैंडल से कैसे पता चलाएंगे कौन सी गैस निकली है? तो हाइड्रोजन गैस निकली है। कौन सी निकली है? हाइड्रोजन गैस निकली है। अच्छा, तुम्हें एग्जाम्पल दे के बताना है। अगर इफ़ वन ऑफ द कंपाउंड फॉर्म इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखो। अगर इफ़ वन ऑफ द कंपाउंड फॉर्म इज कैल्शियम क्लोराइड, यानी कि ये फॉर्म हो रहा है ना, क्या बोला है कि केमिकल रिएक्शन लिखो, इक्वेशन लिखो। अगर क्या फॉर्म्ड हो रहा है कैल्शियम क्लोराइड, फॉर्म मतलब प्रोडक्ट, जो ये चीज़ होती है ना फॉर्म, इसी को बोलते हैं। तो हमें कैल्शियम क्लोराइड कैसे बनाएंगे कि मेटल कंपाउंड की जगह तो कैल्शियम वाली मेटल ले ली प्लस HCl हमने एसिड ले लिया, तो इससे क्या होगा? CaCl2 ही तो बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अब यहाँ पर 2 लगा दो। समझ आ रहा है? बताओ, समझ आ रहा है बच्चों? यही तो बोला उन्होंने कि ऐसा कोई एग्जाम्पल लिखो जिसमें CaCl2 बने, यानी कि कैल्शियम क्लोराइड बने, और ये हमने लिख दिया एग्जाम्पल। बताओ समझ आया बच्चों या नहीं समझ आया? आ गया होगा। ठीक है, आगे करें। आगे देखो क्या लिखा हुआ है कि व्हाट डू ऑल एसिड एंड ऑल बेस हैविंग कॉमन, सभी एसिड में और सभी बेस में एक चीज़ कॉमन है, और वो चीज़ कॉमन है क्या, हमें वो बताना। चीज़ कॉमन ये है बच्चों, देखो जब हमने मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ करी तब भी सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बन रहा है, मतलब सेम प्रोडक्ट है। और जब हमने मेटल की रिएक्शन बेस के साथ करी तब भी सॉल्ट बन रहा है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है। यही तो पूछ रखा है कि सभी एसिड्स और सभी बेस में क्या कॉमन है। दूसरी बात, एसिड की पहचान क्या होती है बच्चों? एसिड की पहचान होती है, एसिड प्रोड्यूस करता है H पॉजिटिव आयन, एसिड प्रोड्यूस H पॉजिटिव या फिर H3O पॉजिटिव आयन। अच्छा, H3O पॉजिटिव या H पॉजिटिव आयन को बोलते हैं बच्चों हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। बेस की पहचान क्या होती है? बेस प्रोड्यूस करता है OH नेगेटिव आयन। क्या प्रोड्यूस करता है? OH नेगेटिव आयन। OH नेगेटिव आयन को बोलते हैं हाइड्रोक्सिल आयन। मैम ने क्या बोला? हाइड्रोक्सिल आयन बोला। H पॉजिटिव या H3O पॉजिटिव आयन को बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, और OH नेगेटिव आयन को बोलते हैं हाइड्रोक्सिल आयन। समझ आ रहा है? अब ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है। सभी जो एसिड्स होते हैं वो जनरेट करते हैं, हाइड्रोजन गैस जनरेट करते हैं जब उनकी रिएक्शन मेटल के साथ की जाती है। बिल्कुल ठीक है, जब एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ की जाती है तो कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। और जब मेटल की रिएक्शन बेस के साथ की जाती है तब भी कौन सी गैस निकलती है? तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, अब हमें करना क्या है? देखो क्वेश्चन क्या है आगे, देखो क्या लिखा हुआ है कि जब जलता हुआ बल्ब, द बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग इन केस ऑफ HCl या फिर एसिड। ठीक है, कि एसिड के केस में जो बल्ब है वो हमेशा ग्लो कर जाएगा, बल्ब जो है वो ग्लो कर जाएगा। ठीक है, उसके बाद बट यू विल ऑब्जर्व, लेकिन तुमने ये ऑब्जर्व किया होगा कि जो ग्लूकोज है और अल्कोहल का जो सॉल्यूशन होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। बेटा देखो, जलता हुआ बल्ब, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जो जलता हुआ मतलब एसिड के केस में तो बल्ब जल जाएगा, लेकिन अल्कोहल के केस में या फिर ग्लूकोज के केस में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। जबकि यहाँ ये नहीं लिखा इन्होंने कि अल्कोहल और ग्लूकोज के केस में बल्ब नहीं जलेगा। बच्चों बात एक है, बस घुमा के लिख रखी है ये बात। अब एक बार बताओ, जब तक कोई चीज़ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगी, कंडक्ट का मतलब है जब तक किसी चीज़ के अंदर इलेक्ट्रिसिटी नहीं आएगी तब तक क्या बल्ब ग्लो कर जाएगा? बल्ब ग्लो का
मतलब है बल्ब जब तक जल जाएगा, बिल्कुल नहीं। तो बात सेम है कि जब कि एसिड के केस में तो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है तो बल्ब ग्लो करेगा ही करेगा। जबकि अल्कोहल के सॉल्यूशन में या ग्लूकोज के सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी को ये कंडक्ट नहीं करते और इसी की वजह से जो बल्ब होता है वो ग्लो नहीं कर पाता। ध्यान से सुनो मेरी बात। एसिड ले लो, HCl ले लिया एसिड, अब इसको तुम तोड़ोगे ना और ये हमेशा वाटर की प्रेजेंस में टूटेगा। किसकी प्रेजेंस में टूटेगा? वाटर की प्रेजेंस में। तो किस में टूटेगा बच्चों? H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में टूटेगा। H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव की वो जो एसिड है जैसे कि HCl वो वाटर की प्रेजेंस में किस में टूटेगा? कैटायन में टूटेगा और एनायन में टूटेगा। अब तुमने फिजिक्स पढ़ी हो तो अब 9th तक क्या पढ़ा है क्या नहीं, लेकिन जो मैं पढ़ाऊँगी वो तो पढ़ाऊँगी। अभी तो हमने फिजिक्स का चैप्टर वैसे स्टार्ट नहीं किया। अब ध्यान से मेरी बात ये समझो बच्चों कि आपने सेल तो देखी होगी ना घरों में। अरे बच्चे यही तो काम करते हैं, बच्चे तो वैसे भी इतनी शैतानियाँ करते हैं। जैसे मैं तो भाई मेरा तो एक काम है, अगर कोई भी चीज़ मेरे हाथ में आ जाए ना, जब तक मैं उसका पूरा वो ना देख लूँ ना कि अच्छा इसमें ये है, तब तक मुझे शांति नहीं मिलती। मैं हर चीज़ को देखती हूँ बड़े ध्यान से, चाहे वो मेरे काम की हो चाहे ना हो। तो ये चीज़ मैंने 5th क्लास में नोट कर ली थी कि जो रिमोट की सेल होती है, सेल सभी करते हैं जनरली, रिमोट की जो सेल होती है उसमें एक तरफ पॉजिटिव का निशान होता है, एक तरफ नेगेटिव। या कोई भी बैटरी है, सेल हो गई, जैसे कि बैटरी हो गई या सेल हो गई। अच्छा ये क्या है बच्चों, ये बता सकते हो ये क्या है? ये सेल है कि बैटरी है? ये बच्चों सेल है। सेल कैसे है? क्योंकि इसमें एक पॉजिटिव टर्मिनल है, जो बड़े वाला होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है और जो छोटे वाला होता है वो नेगेटिव टर्मिनल होता है। एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, इसी वजह से ये सेल है। अच्छा बैटरी किसको बोलते हैं? जब ग्रुप ऑफ सेल्स मिल जाते हैं ना आपस में, देखो कितनी सारी सेल्स है, एक सेल ये हो गई, एक सेल ये हो गई और एक सेल ये हो गई। जब ग्रुप ऑफ सेल्स आपस में मिल जाते हैं ना तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों? बैटरी बोलते हैं। ये है बैटरी और ये है सेल। समझ आया? देखो जो एसिड होते हैं ना वो किस में टूटते हैं? कैटायन में टूटते हैं और एनायन में टूटते हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए दोनों चार्ज चाहिए बच्चों, पॉजिटिव चार्ज भी चाहिए और नेगेटिव चार्ज भी चाहिए। जब तक एक भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होगा उस चीज़ के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होगी। घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होते हैं उन जो स्विच होते हैं उन स्विच में भी आपने देखा होगा दोनों होते हैं निशान, पॉजिटिव का निशान भी होता है और नेगेटिव का निशान भी होता है। इससे बच्चों इसी से तो अगर दोनों नहीं प्रेजेंट होंगे, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज नहीं प्रेजेंट होंगे, तब तक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होगी। आपने देखा HCl टूटा पॉजिटिव चार्ज में भी और नेगेटिव में भी। अच्छा पॉजिटिव जहाँ पर पॉजिटिव आयन होता है ना उस आयन को बोलते हैं कैटायन। आयन 2 टाइप के होते हैं, जो आयन होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, कैटायन और एनायन। जिस भी चीज़ पे पॉजिटिव चार्ज होगा उसको बोलेंगे कैटायन और जहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज होगा उसको बोलेंगे एनायन। इतनी बात क्लियर? अब एक बार बताओ, ग्लूकोज को तोड़ के दिखाना और अल्कोहल को तोड़ के दिखाना। अल्कोहल का तो फॉर्मूला ही OH होता है, ये टूट पाएगा O पॉजिटिव और H नेगेटिव में? नहीं, ये नहीं टूटता। समझ में बात आ रही है? और ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। ये टूट पाएगा? ये भी नहीं टूट पाएगा, ये भी ब्रेक डाउन नहीं हो पाएगा। किस में ब्रेक डाउन नहीं हो पाएगा? पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज में ये ब्रेक डाउन नहीं हो पाएगा, ना ये ब्रेक डाउन हो पाएगा ना ये ब्रेक डाउन होगा। जब ये दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में नहीं ब्रेक डाउन हो पाएंगे तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कैसे जनरेट करेंगे? और जब हम इनके अंदर बल्ब लगाएंगे तो वो बल्ब भी नहीं जल पाएगा। समझ आ रहा है बच्चों या नहीं आ रहा? बताओ जल्दी, समझ आ रहा है? हाँ चलो ठीक है, ठीक है। उसके बाद चलो और करेंगे कल, इसको अच्छे से पढ़ लेना जो मैम ने पढ़ाया है, ठीक है बच्चों? चलो मिलते हैं कल सेम जगह सेम मैम के साथ और इतने प्यारे प्यारे बच्चों के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और खूब अच्छे से पढ़ते रहिए। ओके बाय, टेक केयर।